हेलो, वेलकम 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 टू द न्यू वीडियो। और भाई इतने मैचेस हो गए एशिया कप के। एशिया कप कब से चालू हुआ है, एक भी ऐसी मैच ही नहीं हुई है। और कट टू लास्ट मैच है फाइनल से पहले, और ये ऐसी मैच है जिसमें कोई भी टीम जीते कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फाइनल डिसाइड हो चुका है कौन सी दो टीम खेलने वाली है। ऐसी मैच इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी कि उसमें सुपर ओवर ही खेला जाएगा। तो भाई वो तो अलग ही किसी ने सोचा नहीं था, और इतनी डेड रबर मैच को इतना इंटरेस्टिंग बना दिया, मज़ा ही आ गया। तो ये मैच में इतनी सारी चीज़ें हुई है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। तो चलिए मिलते हैं इंट्रो के उस पार। जी, तो सबसे पहले तो हम चालू करते हैं भाई पिच से। मुझे ये जानना है, दुबई क्रिकेट ग्राउंड की जो पिच क्यूरेटर्स है उनसे पूछना है कि भाई अगर आप ऐसी पिच बना सकते हो जिसमें 200 स्कोर हो सकते हैं दोनों इनिंग्स में, तो आप क्यों नहीं बना रहे हो? आप क्यों 150 वाली पिचेस बना रहे हो? इतने अच्छे अच्छे टीम आती है, T20 का टूर्नामेंट है यहाँ पे, तो देखना चाहते हैं लोग कि भाई बड़े बड़े स्कोर हो और इंटरेस्टिंग मैचेस हो। चलिए एक दो मैच में या एक दो पिच आपकी वैसी हो कि थोड़ी स्लो हो, 150 का एवरेज स्कोर बन रहा हो, तो वो समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास है, इक्विपमेंट्स है और आप बना सकते हो ऐसी पिच, तो क्यों ही नहीं बना रहे हो यार? मेरे हिसाब से ऐसी पिचेस देनी चाहिए मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स, क्योंकि दुबई में बहुत होने लगे हैं अब। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का जो हुआ, तो अब न्यूट्रल वेन्यू में ज़्यादा मैचेस होने लगे, तो या तो दुबई में होंगे या तो श्रीलंका में होंगे। तो अगर दुबई को मिल रहा है चांस ये सब होस्ट करने का, तो उनको देखना पड़ेगा कि ये पिचेस थोड़ी अच्छी हो। प्लस जो आउटफील्ड है वो भी उनको फिक्स करना पड़ेगा। मतलब इतनी स्लो आउटफील्ड है, ऐसा लग रहा था कि भाई 15-20 रन तो आउटफील्ड ने ही बचा लिए, क्योंकि कुछ कुछ शॉट्स जो आप खेलते हो वो फंस रहे बॉल वहाँ पे। तो आई थिंक ये दो चीज़ उनको देखनी पड़ेगी कि अगर ऐसी पिच बना सकते हो तो प्लीज़ बहुत सारी मैचेस में दो, ताकि ग्राउंड में लोग भी आए। हमने देखा पूरे एशिया कप में बिल्कुल पब्लिक ही नहीं आ रही थी, मतलब काफ़ी सारे स्टैंड्स खाली रह रहे थे, टिकट्स नहीं बिक रहे थे। लेकिन कल के मैच अगर आप देखोगे तो इतने सारे लोग आए थे, ऐसा लग रहा था लोगों को कल ही पता चला है कि भाई एशिया कप चालू हुआ है, ऐसा लग रहा था। तो आई थिंक ये देखना पड़ेगा क्रिकेटिंग बोर्ड को वहाँ पे, और आईसीसी को, एसीसी को भी देखना पड़ेगा कि अगर दुबई में टूर्नामेंट करवा रहे हैं तो पिचेस भी वैसे हो, एटलीस्ट T20 टूर्नामेंट में। चलो 50 ओवर टूर्नामेंट में आप ऐसा विकेट दे सकते हो वहाँ पे, क्योंकि स्किल्स और ये सब रहता है, 50 ओवर खेलनी है, दूसरी टीम को भी 50 ओवर खेलनी है, तो वहाँ पे समझ सकते हैं। लेकिन T20 टूर्नामेंट में थोड़ी अच्छी फ्लैट विकेट दे सकते हैं और बड़ा स्कोर देखने का मज़ा भी आता है। और ऐसा हो सकता है कि भाई सुपर ओवर्स मिल जाए आपको ज़्यादातर, क्योंकि दोनों टीम एक अच्छी बैटिंग करके जीत सकती है। तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा। और फिर अब आते हैं भाई मैच पे, क्या ही मैच हुआ है। और हम चालू करते हैं इंडिया की बैटिंग से। अगेन अभिषेक शर्मा ने बहुत ही तगड़ा स्टार्ट दिया, और शुभमन गिल थोड़ा जल्दी आउट हो गए। वो तीक्षणा ने बहुत ही अच्छा कैच पकड़ लिया, लेकिन जो अभिषेक शर्मा लग रहे थे फॉर्म में, और जो जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे यार, वो चमीरा तेज़ बॉल डालता है यार, ऐसा नहीं है, वो 140 प्लस डालता है। उसको तुम आगे बढ़ बढ़ के ऐसे चौके छक्के मारोगे, कैसा लगेगा यार? और बहुत तेज़ बैटिंग कर रहा था। लेकिन अभिषेक शर्मा और गिल तो चलो साइड में करो, उन लोग ने तो बैटिंग करी है टूर्नामेंट में। अभिषेक ने तो काफ़ी अच्छी बैटिंग करी है, और गिल ने भी एक दो मैचेस में अच्छी बैटिंग करी है। लेकिन ये हमारे नंबर 3 पे जो कैप्टन आते हैं उनका क्या भाई, कब बैटिंग करोगे? पिछले 1-1.5 साल में आपने बैटिंग ही नहीं करी है इंडिया के लिए। आपके पिछली 10 इनिंग में शायद 100 रन है T20 क्रिकेट में, तो कब बैटिंग करोगे आप? कल भी 12 बॉल में 11 रन के आसपास कुछ खेल के गए हो। तो ये जब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करके देते हैं अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, उसके बाद नंबर 3 के बैटर को एटलीस्ट स्ट्राइक तो रोटेट करनी चाहिए, और एक दो चक्के छक्के तो मार ही सकते हो यहाँ वहाँ। और ऐसा भी नहीं था कि बहुत डिफिकल्ट पिच था, क्योंकि वहाँ पे अभिषेक शर्मा खेल ही रहा था, ऐसा नहीं था कि नहीं लग रहे थे चौके छक्के। आप थोड़ा एप्लीकेशन दो, थ्रू द लाइन खेलो, तो अच्छा आप शॉट्स लगा सकते हो, चौके छक्के मार सकते हो। सूर्य कुमार यादव को हो क्या गया है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और अगर ऐसे ही खेलते रहे तो भाई इंडिया के चांसेस बड़ी टूर्नामेंट में, बड़ी मैचेस जीतने के कम हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य कुमार यादव बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है इंडियन क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में खास करके, और मिडल ऑर्डर में बैटिंग में। क्योंकि सूर्य कुमार यादव जब अच्छा खेलते हैं तो भाई ऐसा लगता है कि इंडिया का स्कोर अगर 180 हो रहा है, सूर्या ने अच्छी बैटिंग करी तो वो 210 या 215 हो जाएगा।
वो 20-30 रन एक्स्ट्रा सूर्य कुमार यादव की वजह से बन जाते हैं, तो उनको देखना पड़ेगा। और फिर उसके बाद तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने कल अच्छी बैटिंग करी, बहुत अच्छा लगा गया भाई। तिलक वर्मा ने एक अच्छे रन बनाए, उन्होंने पहले भी अच्छे रन बनाए हैं 1-2 मैचेस में, अच्छा लगा। स्लो बनाए थे, लेकिन कल ऐसा लग रहा था कि और अटैकिंग खेलने की कोशिश कर रहे हैं, स्पिन को अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, जो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव किया है। क्योंकि हमने देखा था 2025 आईपीएल में वो अच्छी स्पिन नहीं खेल पा रहे थे, फंस रहे थे, लेकिन अब उन्होंने वो वीकनेस पे काम किया है और वो कुछ ना कुछ शॉट मेकिंग कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से बाउंड्री मिल जाए। स्ट्राइक रोटेट तो करते ही है वो, पर वो जो बाउंड्री नहीं मिल पा रही थी उनको, अब वो उन्होंने फिगर आउट कर लिया और वो बहुत ही अच्छा खेले। और बहुत अच्छी बात ये हो गई कि संजू सैमसन को भी एक मौका मिला खेलने का और उन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग करके दिखाई। उन्होंने वो जो स्पिनर्स को 1-2 छक्के मारे हैं सामने, वो बहुत ही बढ़िया थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो जो संजू सैमसन ओपनिंग करता है तब जैसे खेलता है वैसे खेल रहा था कि भाई अगर उसके आर्क में बॉल आ गई तो वो नहीं रुकेगा, वो मारेगा। और आउट भी वैसे ही हुए कि मारने गए और आउट हो गए, वो थोड़ा बॉल दूर रह गया। तो पर आई थिंक वो दोनों प्लेयर का एक अच्छा खेलना अच्छा साइन है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए कि भाई फाइनल में अगर ज़रूरत पड़ती है उनकी तो वो अच्छा खेल सकते हैं। लेकिन सूर्य कुमार यादव से बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। और उसके बाद हार्दिक पांड्या का भाई एक अच्छा नॉक नहीं आ रहा है। उन्होंने एक इनिंग खेली थी बांग्लादेश के अगेंस्ट, पर इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, काफ़ी स्क्रैची लग रहे हैं। जो हार्दिक पांड्या का एक फ्लो है ना कि वो एक जो चौके छक्के नॉनशलांटली मारते हैं, वो नहीं दिख रहा है। तो हार्दिक पांड्या का वो मिसिंग है। और अक्षर पटेल का भी सेम केस है कि अक्षर पटेल ने बहुत ही ख़राब बैटिंग करी है। जो मतलब T20 वर्ल्ड कप की फाइनल में उन्होंने बैटिंग करी थी, वहाँ पे उन्होंने विराट कोहली से प्रेशर निकाल दिया था कि वो मतलब टाइम टू टाइम छक्के मार रहे थे, चौके मार रहे थे और काफ़ी तेज़ उन्होंने रन्स बनाए थे। और ऐसा नहीं था कि वो पिच इतना ज़्यादा इजी था, डिफ़िकल्ट पिच पे ऐसा खेला था। तो अभी ये पिच तो थोड़ा इजी था, वहाँ पे अक्षर पटेल को खेलना चाहिए था और वो अच्छे से नहीं खेल पाए। और इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न मुझे लग रहा है कि ये जो 16 to 20 ओवर है उसके बीच में बहुत ही ख़राब बैटिंग करी है इंडिया ने इस पूरे टूर्नामेंट में। मतलब इतनी गंदी बैटिंग इंडिया की मैंने आज तक नहीं देखी है 16 to 20 स्लॉग ओवर्स में, जहाँ पे इंडिया को रन रेट बढ़ाना चाहिए अपना, वो रन रेट बढ़ा ही नहीं पा रहे हैं। वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 के रन रेट से रन बन रहे हैं। यहाँ पे इंडिया का एक टाइम पे ऐसा था कि यार लास्ट की 4-5 ओवर में तो इंडिया 15 या 17 के रन रेट से रन बनाता था और वो स्कोर जो शायद वो 200 हो सकता था उसको वो लोग सीधा ले जाते थे, 220 या 230 तक भी ले जाते थे। मतलब वो 20-30 रन एक्स्ट्रा बना लेते थे लास्ट के 4 ओवर में। वो नहीं हो पा रहा है और उसका मेन रीज़न वही है कि हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, ये प्लेयर्स जो लास्ट में स्कोर करते वो नहीं कर पा रहे फ्रीली। तो आई थिंक वो देखना पड़ेगा। और तिलक वर्मा भी इतना खेल रहे थे, मिडल ओवर्स में इतना अच्छा खेला, वो लास्ट में नहीं रन कर पाए। तो आई थिंक वो देखना पड़ेगा। और उसके बाद ये तो हो गया भाई इंडिया की बैटिंग की बात। अब आते हैं इंडिया की बॉलिंग में। और भाई श्रीलंका ने जो बैटिंग करना चालू किया है, मतलब उन्होंने ना ही बस इंडिया को इस गेम में दिखाया है कि हम अच्छा खेल सकते हैं, लेकिन उन्होंने दूसरी टीम्स को भी दिखाया है कि इंडिया को कैसे खेलना है। भाई अगर इंडिया को बैकफुट पे डालना है तो इंडिया को आप अटैक करो, इंडिया के बॉलर्स को अटैक करो, क्योंकि अटैक करते हैं तो थोड़े से वो लोग प्रेशर में आ जाते हैं। भाई इंडियन बॉलर्स प्रेशर में आ जाते हैं और कैप्टन का भी दिमाग थोड़ा नहीं चलता है। भाई मैंने देखा सूर्य कुमार यादव भी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए थे कि भाई क्या करूँ, किसको बॉलिंग कराऊँ, क्या करूँ। और उसमें भी हार्दिक पांड्या ने आपको पहली ही ओवर में विकेट लेके दिया है, पहली ही ओवर में हार्दिक पांड्या ने विकेट लिया है। और क्या ही बेहतरीन बॉलिंग कर रहे थे वो, तो उनको क्रैम्प्स आ गए या कुछ हुआ उसमें उनको जाना पड़ा, तो वो एक बहुत बड़ी वरिंग साइन है। हालांकि मॉर्ने मोर्कल ने क्लियर किया है कि शायद थोड़ा सा क्रैम्प्स है, वो हो जाएंगे फिट फाइनल से पहले, लेकिन श्योरिटी नहीं दी है। तो वो एक बहुत ही बड़ा डेंजर साइन है इंडिया के लिए। और तो होप करते भाई हार्दिक पांड्या वापस से फिट हो जाए। और वैसे ही अभिषेक शर्मा भी क्रैम्प्स की वजह से ग्राउंड से गए थे बाहर, तो वो भी एक बड़ा कंसर्न है कि क्या वो फाइनल से पहले फिट होंगे कि नहीं होंगे। तो वो दो चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है इंडिया को फाइनल अगर जीतना है तो। लेकिन आते हैं भाई इंडिया की बॉलिंग पे। इंडिया की बॉलिंग क्या कर रही है, चलो हार्दिक पांड्या ने आपको एक अच्छा स्टार्ट दिया है, उसके बाद अर्शदीप आता है, उसके बाद हर्षित राणा आता है, दोनों पता नहीं क्या बॉलिंग कर रहे हैं। और अर्शदीप का तो मुझे लगता है कि वो इतनी अच्छी बॉलिंग करते हैं पर उनको मैचेस ही नहीं मिल रहा है, तो उनको रिदम ही नहीं है उनके पास। एक बॉलर का एक रिदम होता है कि वो कंटिन्यूस मैच खेल रहा है, तो वो रिदम उसका बना रहता है, तो वो कंटिन्यू करता है और अच्छी बॉलिंग करता है। लेकिन अर्शदीप यार कब मैच खेला था इंडिया के लिए, ये एशिया कप में भी वो दूसरा मैच खेल रहा था और बीच में पूरी इंग्लैंड सीरीज़ वो बैठा है, एक भी मैच नहीं खेला है। तो वो कम से कम 3-4 महीने से क्रिकेट ही नहीं खेला है इंडिया के लिए, अगर आप देखो प्रॉपर
नेट्स में बॉलिंग करना अलग होता है या प्रैक्टिस गेम में बॉलिंग करना अलग होता है, लेकिन एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट जो होता है वो नहीं खेला है, तो उसकी रिदम ही नहीं है, तो उसकी बॉलिंग ही नहीं हो रही। और भाई श्रीलंका के प्लेयर्स ने इतनी बढ़िया बैटिंग करी है, वो निशंका और परेरा ने जो बैटिंग करना चालू किया था, मतलब वो लोग छोड़ ही नहीं रहे थे, वो ट्राई कर रहे थे कि भाई हर एक ओवर में 1 या 2 बाउंड्री तो आए ही आए, और उसमें वो लोग 6 भी लगा रहे थे और इतनी बढ़िया बैटिंग कर रहे थे। और हर्षित राणा को तो उन्होंने पकड़ लिया था कि भाई इसको तो मारेंगे, उसके स्लोअर्स बॉल को वो पकड़ के मार रहे थे, उसकी जो फुल पेस डिलीवरीज थी उसको भी पकड़ के मार रहे थे। और उसके बाद सूर्य कुमार यादव स्पिनर्स को लेके आए, तो स्पिनर्स को भी उन्होंने इतने अच्छे से खेला, मतलब वो परेरा ने स्वीप्स पे इतने ज़्यादा अच्छे से रन बनाए, अक्षर पटेल को मारा उसने और वरुण चक्रवर्ती को भी मारा, और अक्षर पटेल की बॉलिंग भी अच्छी नहीं हो रही है। अगेन अक्षर पटेल का भी मुझे रिदम का इशू लग रहा है, हालांकि उन्होंने पूरा टूर्नामेंट खेला है तो अभी तक तो वो रिदम में आ जाने चाहिए थे, लेकिन आई थिंक अक्षर पटेल भी बहुत आउट ऑफ टच दिख रहे हैं बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी, तो उनको भी वर्क करना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी उनको वो फॉर्म में आना पड़ेगा, नहीं तो इंडिया को बहुत ज़्यादा इशू हो जाएगा। तो आई थिंक अक्षर पटेल भी ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट खेले और वो रिदम में आए, क्योंकि ये अक्षर पटेल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाए, जितने हार्दिक पांड्या है वैसे अक्षर पटेल भी है, क्योंकि वो बैटिंग भी एक बहुत बड़ा पॉइंट लेके आते हैं अपना बैटिंग से, और बॉलिंग में भी एक बहुत बड़ा वो योगदान देते हैं। तो आई थिंक दोनों तरीके से अक्षर पटेल की कमी हमको लग रही है अभी। और उसके बाद यार आपको जब पावर प्ले में श्रीलंका टीम 70+ रन बना देती है और 200 का टारगेट है, तो एक तरीके से आप पीछे हो गए हो, अब श्रीलंका आगे निकल गया। और उसके बाद भी श्रीलंका स्लो नहीं हुआ, जो उनको बोला जा रहा था कि भाई स्पिन के खिलाफ अच्छा नहीं खेलते, वो लोग गेम प्लान लेके आए थे, स्वीप करेंगे, सामने खेलेंगे, अच्छा खेलेंगे, और उन्होंने स्पिनर्स को भी इतना अटैक किया और इतने रन यार 10-12 ओवर में उनके 120 रन हो गए थे, और वो 10 ओवर खेल रहे थे, अच्छे से खेल रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि ये तो गए भाई, आज की मैच तो गई। लेकिन उसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने आके वो पार्टनरशिप ब्रेक किया और वहाँ से थोड़ा सा संभले, और उसके बाद मुझे तो ये लगा कि यार जो अर्शदीप सिंह है उन्होंने बाद में अच्छी बॉलिंग करी, उन्होंने जो 19th ओवर भी फेंका वो भी अच्छा करा, लेकिन श्रीलंका की ये मैच जीतने की हो गई थी, उनको 5 ओवर में 50 रन चाहिए थे और उनकी विकेट्स भी काफ़ी बची थी। तो ये तो श्रीलंका का ही गेम था, ऐसा था कि भाई श्रीलंका जानबूझ के हार जाए या कुछ ऐसा क्रेजी कर दे कि वो लोग हार सकते हैं, और श्रीलंका ने वही किया। पता नहीं कैसे वो लोग ये मैच हारने तक आ गए, लास्ट ओवर तक आ गए कि भाई लास्ट ओवर में 10-12 रन चाहिए थे, क्योंकि मुझे तो एक टाइम पे लग रहा था कि 19th ओवर में ही मैच ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि निशंका भी खड़ा था जिसने ऑलरेडी सेंचुरी भी बना दिया था। तो उसके बाद अगर आप लास्ट ओवर तक ले जा रहे हो तो वो मतलब ऐसा हो गया कि आपको बहुत ही ज़्यादा इशू होने वाला है, और उसमें क्रेडिट जाता है अर्शदीप सिंह को जिसने 19th ओवर बहुत ही तगड़ा फेंका। और फिर जो लास्ट ओवर था वो हर्षित राणा, अगेन हर्षित राणा पे मुझे तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो ये मैच जिता देगा, लेकिन वो लकी रहा कि पहली बॉल पे निशंका ने जो शॉट खेला वो सीधा वरुण चक्रवर्ती के हाथ में चला गया, क्योंकि अगर वो नहीं जाता, वो बॉल थोड़ा भी इधर उधर होता तो वो चौका ही था और वहाँ पे मैच ख़त्म हो जाने वाला था। लेकिन उसका भी नसीब है कि वो कैच चला गया सीधा, और उसके बाद भी इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं करी हर्षित राणा ने, वो नॉर्मल जो एक लेंथ पकड़ के डाल रहा था, कोई वेरिएशन उतने है नहीं, स्लोअर बॉल भी डालता है तो पकड़ में आ जाते हैं और प्लेयर्स उसको चौके छक्के मार रहा है। तो मुझे तो क्वेश्चन है भाई हर्षित राणा की सिलेक्शन पे। आप मुझे ये बोल रहे हो कि मोहम्मद सिराज से ऊपर आता है हर्षित राणा T20 क्रिकेट में, आप मुझे ये बोलोगे कि डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करता है इसलिए हमने हर्षित राणा को लिया है, तो मैं आपको बता दूं कि हर्षित राणा उतना डोमेस्टिक क्रिकेट खेला ही नहीं है। और अगर IPL की परफॉर्मेंस पे आपको उसको पिक करना है तो ये भी बता दूं कि 2025 की IPL में उसका परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है, उसकी 10+ इकोनॉमी है और विकेट्स भी उतने नहीं है। तो ये दोनों अगर कंसीडर कर रहे हो तो फिर मोहम्मद सिराज ने भी डोमेस्टिक नहीं खेला है, लेकिन IPL की उसकी परफॉर्मेंस देखो, आपको पावर प्ले में वो विकेट लेके देता है और उसकी डेथ बॉलिंग भी इंप्रूव हो गई है, प्लस वो इतना बड़ा इंग्लैंड का टूर खेल के आया है जहाँ पे इतनी बड़ी उसने विकेट्स ली है, ये सब किया है, तो उसका तो कॉन्फिडेंस देखो आप कितना होगा। वैसे मोहम्मद सिराज को आपने बाहर बिठाया है, आप वर्कलोड मैनेजमेंट का बोलोगे वो गलत बात है, क्योंकि वो बंदा कभी भी वर्कलोड मैनेजमेंट की बात नहीं करता है, वो हमेशा रेडी रहता है कि मुझे खिलाओ मैं खेल लूँगा, आप जो भी करो। और शायद लोग वो आर्ग्यू करेंगे कि भाई हर्षित राणा बैटिंग भी कर लेता है, क्या करना है हर्षित राणा की बैटिंग का, अगर हमको यूज़ करना पड़ रहा है तो हर्षित राणा की बैटिंग हमको नहीं चाहिए भाई, कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हर्षित राणा की सिलेक्शन मेरी समझ से तो बाहर है, ये कोई भी BCCI में से आके मुझे समझा दे तो मैं मान जाऊंगा, क्योंकि ये सेंसलेस सिलेक्शन है।
और उसके बाद आते हैं भाई जो लास्ट ओवर थी, उसमें जो शनाका ने किया है लास्ट बॉल पे, जहाँ पे एक बॉल में 3 रन चाहिए, वहाँ पे शॉट खेला है, वहाँ देख नहीं रहा है कि भाई अक्षर पटेल ने फंबल किया है और डाइव मार दी और उठ भी नहीं रहा है, वहाँ पे आराम से तीसरा रन था, वो श्रीलंका ही मैच थी जीतने की। वो इतना सब होने के बाद भी वो लोग लास्ट बॉल पे मैच जीत सकते थे, वहाँ पे भाई उठे ही नहीं, वो लेटे रहे वहाँ पे। अक्षर पटेल ने फंबल किया, उसके बाद हर्षित राणा ने भी फंबल किया, इजी 3rd रन था, वो आराम से तीसरा रन हो जाता, लेकिन उन्होंने नहीं लिया और वो मैच टाई हो गया और फिर आ गया है सुपर ओवर। और भाई एक बहुत ही ज़्यादा कोइंसिडेंस की बात बताता हूँ, जब इंडिया और श्रीलंका की लास्ट T20 आई हुई थी इस गेम से पहले, वो थी एक बायलैटरल सीरीज़ जो इंडिया श्रीलंका गया था और जहाँ पे सूर्य कुमार यादव कैप्टन थे। वहाँ जो 3rd T20 आई हुआ था उसमें भी मैच टाई हुआ था और वहाँ पे भी सुपर ओवर ही हुआ था। और वहाँ पे आपको एक और बात बता दूँ कि वहाँ पे भी श्रीलंका का स्कोर 2 रन था और इंडिया को 3 रन जीतने के चाहिए थे, और इधर भी यही हुआ कि श्रीलंका का स्कोर 2 रन था और इंडिया को जीतने के लिए 3 रन चाहिए थे। तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा कोइंसिडेंस है। और उस गेम में भी इंडिया के लिए ओपन करने आए थे सुपर ओवर में शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव, और आज की गेम में भी ओपन करने आए शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव। तो ये तो बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस है। और वहाँ पे तीक्षणा ने बॉलिंग करी थी सुपर ओवर में, यहाँ पे हसरंगा ने बॉलिंग करी, तो ये तो बहुत बड़ा कोइंसिडेंट हो गया। अब बात कर लेते सुपर ओवर में अर्शदीप सिंह को जो बॉलिंग दी है, वो आई थिंक बड़ा अच्छा डिसीजन था मेरे हिसाब से, और आई थिंक वही डिसीजन सही था क्योंकि हर्षित राणा की बॉलिंग अच्छी हो नहीं रही थी, हार्दिक पांड्या अवेलेबल नहीं थे, और आई थिंक कुलदीप यादव को बॉलिंग देना बहुत ही ज़्यादा रिस्की था। और अर्शदीप ने फिर जो सुपर ओवर में बॉलिंग चालू करी है और पहले ही बॉल पे विकेट, वो बहुत ही बड़ा अच्छा ही बॉल गिर गया और बहुत बढ़िया हुआ कि परेरा आउट हो गया, क्योंकि परेरा अगर टिक जाता तो वो 1-2 चौके या छक्का मार सकता था आराम से, और वो पहली बॉल पे आउट हो गया। फिर आता है भाई दशुन सनाका का वो कंट्रोवर्शियल आउट, रन आउट, जो भी बोलो आप। तो आपको मैं समझा देता हूँ कि वो आउट क्यों नहीं दिया अंपायर ने और 3rd अंपायर ने। तो बॉल जैसे ही डलता है और बॉल जैसे ही सनाका के बैट के पास से जाता है और कीपर कैच कर लेता है, तब अर्शदीप सिंह अपील करते हैं कॉट बिहाइंड की, और वहाँ पे अंपायर आउट देते हैं कॉट बिहाइंड में। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ से संजू सैमसन पीछे से बॉल फेंकते हैं और सनाका क्रीज से बाहर होते हैं और रन आउट हो जाते हैं। तो अब आप सोचोगे कि यार भले ही कॉट बिहाइंड नहीं हुआ, रन आउट तो हो जाना चाहिए था, लेकिन क्रिकेट के जो लॉज कहते हैं कि आपने अपील करी, अंपायर ने कॉट बिहाइंड आउट दे दिया, वहाँ पे हो गई बॉल डेड। उसके बाद जो रन आउट किया गया है वो गिना ही नहीं जाएगा क्योंकि बॉल डेड हो गई थी। और वहाँ पे सनाका ने रिव्यू लिया और वहाँ पता चला कि वो नॉट आउट था, तो इसलिए वो नॉट आउट दिया गया और रन आउट कंसिडर ही नहीं हुआ, क्योंकि जब आउट दे देता है अंपायर तो वहाँ बॉल डेड हो जाती है और उसके बाद रन आउट जो भी हो गया है वो गिना नहीं जाएगा, इसलिए सनाका वहाँ पे आउट नहीं था। पर उसका ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि सनाका उसके दूसरे ही बॉल पे आउट हो गया और इंडिया को फिर 3 रन चाहिए थे और वो तो आसानी से इंडिया ने बना लिए। अगेन श्रीलंका का माइंड समझ में नहीं आया, दुश्मन था चमीरा की कैसी भी मैच रही हो, लेकिन वो तेज़ बॉलिंग करता है, उसके पास वो यॉर्कर है, उसके पास वो स्पीड है, आप उससे बॉलिंग करवाओ। आपने हसरंगा को बॉलिंग दे दी और 3 ही रन चाहिए भाई, 1-1 रन करके भी वो लोग मैच जीत जाएंगे। तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि श्रीलंका ने एक जो वो लास्ट बॉल पे 3 रन नहीं बना पाए, उसके बाद होप ही छोड़ दी मैच जीतने की और वहाँ पे ही उनका गेम ख़त्म हो गया था। आई थिंक वो सुपर ओवर में आए ही नहीं, ऐसा लगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हुआ और आने वाला फाइनल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि एक बात मैं बता दूं कि इंडिया ने ये एशिया कप में कोई भी एक कंप्लीट गेम नहीं खेला है। आप लोग सोच रहे होंगे कंप्लीट गेम क्या होता है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि कंप्लीट गेम वो होता है, जैसे कि एग्जांपल देता हूं कि 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में इंडिया ने श्रीलंका के अगेंस्ट या साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो गेम खेला था, जिसमें बहुत ही बेहतरीन बैटिंग करी थी, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग करी थी और उससे भी ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करी थी, तीनों डिपार्टमेंट में एकदम ऑन द स्पॉट थी इंडियन टीम, वैसी गेम एशिया कप में नहीं खेली है। तो क्या वो कंप्लीट गेम इंडिया फाइनल में खेल सकती है? अगर फाइनल में कंप्लीट गेम खेला तो बहुत मज़ा आ जाएगा, लेकिन ऐसी गलतियां जो इंडिया ने पिछली 2 मैचेस में की है बांग्लादेश और श्रीलंका के अगेंस्ट, वैसी ही करते रहे तो पाकिस्तान इंडिया को ये फाइनल हरा सकता है, ये मुझे लगता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड बाय।